हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग इक्विलिब्रियम को कंटिन्यू करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को कंटिन्यू करेंगे और उसके दो फॉर्म्स पढ़ेंगे, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैं पहले आपको बताने वाला हूँ स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा उससे रिलेटेड और कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा जो कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसको तो पढ़ा चुका हूँ, वही जो इक्विलिब्रियम बताया था, ठीक है ना। फिर एक बार रिवाइज कराता हूँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है ना, आप इसको खंगाल चुके हैं। बस एक ही टॉपिक इसका बाकी है, बस इसका टाइप, और उस टाइप को समझ लेना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब कोई भी दो चार्ज था, वो इक्विलिब्रियम में कब आता था। इक्विलिब्रियम में तब भी आता था जब उस पर मतलब हर एक चार्ज पे नेट फोर्स जीरो होता था। समझ में आ रहा है ना। तो इफ़ एफ नेट मतलब एफ नेट जब भी सिस्टम पे जीरो होगा ना, सिस्टम पे कोई भी सिस्टम हो जीरो होगा, देन सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। एस एम से मैं लिखता हूँ तो हमेशा सिस्टम, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर कोई नए बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा तो ये सिस्टम लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम को मैं ई क्यू एम भी लिखता हूँ ऐसे, ई क्यू एम। तो इसको भी देख के नहीं घबराने का, ठीक है ना। मैं पहले यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है ना, इसका दो टाइप होता है। एक होता है पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और दूसरा होता है अपना एक स्टेबल, तो दूसरा क्या हो सकता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सीधी सी बात है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए यहाँ पे, अब ये दो टाइप हुए हैं। अब इन दोनों टाइप का मतलब क्या हुआ। दोनों टाइप का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा इक्विलिब्रियम जो स्टेबिलिटी देगा चार्ज को। समझ में आ रहा है ना। मतलब इक्विलिब्रियम, चार्ज इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर उसको छेड़ेंगे तो अपने पोजीशन पे आ जाएगा, वो हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होगा कि चार्ज इक्विलिब्रियम में था, उसको छेड़े तो डिस्टर्ब हो गया, उसका मतलब हुआ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए समझाता हूँ मैं आपको बहुत अच्छे से, ठीक है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम को समझाता हूँ। आपने ये डायग्राम कहीं देखा है, ये डायग्राम कहीं देखा है आपने। एक बॉल है, समझ में आ रहा है, मतलब एक बाउल में एक बॉल रखा हुआ है, ये इक्विलिब्रियम पे है। यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है क्योंकि ये रेस्ट में है। पहले से मैं इसको रेस्ट में दिया हूँ, ठीक है ना। इसको कहाँ रेस्ट में रखा हूँ मैं, ठीक है। तो इस पर नेट फोर्स जीरो लग रहा है, सीधी सी बात है, नेट फोर्स जीरो लग रहा है। जब भी मैं इसको डिस्टर्ब करके यहाँ पे लेके जाऊँगा तो ये चुपचाप इधर आ जाएगा। इसको डिस्टर्ब करके यहाँ पे लेके जाऊँगा तो ये चुपचाप इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, मैंने हाथ से ही ड्राइंग बना दिया इसका। देखिए इसको डिस्टर्ब करके इधर लाऊंगा तो इधर आ जाएगा। मतलब ये क्या करेगा, जब भी आप इसको डिस्टर्ब कीजिएगा, मतलब ये पहले इस पर नेट फोर्स जीरो था, नेट फोर्स जीरो था मतलब ये इक्विलिब्रियम में था। किस चीज़ में था, किस चीज़ में था, इक्विलिब्रियम में था, इक्विलिब्रियम में था। नेट फोर्स जीरो का मतलब इक्विलिब्रियम होता है, बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। यहाँ पे नेट फोर्स कभी जीरो हो, सिस्टम में नेट फोर्स जीरो तो इक्विलिब्रियम में होगा। समझ में आ रहा था। अब देखिए, अब ये यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, मतलब रेस्ट में है तो नेट फोर्स जीरो है, मतलब सब तरह फोर्सेस लग रहे होंगे इस पर। एम जी लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, लेकिन दोनों बैलेंस कर रहा है। यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है। अगर नेट फोर्स यहाँ पे जीरो है मतलब इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम से हम इसको डिस्टर्ब किए तो यहाँ पे लाएँ तो यहीं पे आ गया, मतलब अपने पोजीशन को गेन कर लिया। यहाँ पे लाएँ तो यहीं पे आ गया, अपने पोजीशन को गेन कर लिया। ऐसा होता है ना। कभी आप एक बॉल रखे, बाउल मतलब कटोरा, समझ में आ रहा है, ऐसे शेप का बाउल, ठीक है ना। और यहाँ पे एक बॉल को रखिए, बॉल को यहाँ पे लाइए, यहाँ से फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करता रहेगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे तो ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ, आपको मैं अपने शुद्ध देसी भाषा में लिखाता हूँ इसको, ठीक है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि जहाँ मतलब डिस्टर्ब करने के बाद ऐसे लिखाता हूँ, डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करने के बाद वहीं आ जाए। देखो जो बोला वो लिखाया, इक्विलिब्रियम पोजीशन था इसका, ये मतलब अपने इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ये इक्विलिब्रियम में था। लेकिन इसको हम इससे डिस्टर्ब किए इधर तो यहीं पे आ गया, यहाँ डिस्टर्ब किए तो यहाँ से यहीं पे आ गया। समझ में आ रहा ना। तो इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब जहाँ से अगर उसको डिस्टर्ब किए वहीं पे आ जाए फिर लौट के,
तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। आया समझ में आपको? आया। अब देखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को समझते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या कीजिए ना, इस बॉल को उलट दीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे उलट दीजिए। अब यहाँ पे देखिए मैं बॉल को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, बॉल को यहाँ पे रखा। अब यहाँ से मान लीजिए हम इसको डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे डिस्टर्ब करते हैं, यहाँ पे लाएंगे, ये बॉल यहाँ पे आया, ये तो ऐसे चला जाएगा, इधर गिर जाएगा। मतलब ये भी अपना इक्विलिब्रियम पे था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे था, ये भी इक्विलिब्रियम पे था, इक्विलिब्रियम पे था। क्यों था? क्योंकि अभी रेस्ट में आए थे, इसको हम रेस्ट में रखा हुआ है, रेस्ट में रखा हुआ है, इस पर रखा हुआ है। अभी शुरुआती सिचुएशन देखिए, रेस्ट में रखा हुआ है, मतलब इस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, नेट फोर्स 0 लग रहा है, नेट फोर्स 0 का मतलब ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है, समझ में आया ना, इक्विलिब्रियम में, समझ में आया, इक्विलिब्रियम है, लेकिन इक्विलिब्रियम में है यहाँ पे। लेकिन जैसे इसको हम डिस्टर्ब किए, जैसे यहाँ पे हम डिस्टर्ब किए थे तो यहाँ आ जा रहा था, लेकिन जैसे यहाँ से हम यहाँ पे लाएं, यहाँ से नीचे गिर जाएगा, जैसे यहाँ से हम यहाँ पे लाएं नीचे गिर जाएगा। मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? इक्विलिब्रियम में तो था लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। मतलब ऐसा इक्विलिब्रियम है जो अनस्टेबल है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? यहाँ पे लिखा रहा हूँ आपको, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है जो भी बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा आसान है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन मत लिखिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट लिखिए, पॉइंट ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस थोड़े है। इक्विलिब्रियम पॉइंट लिखिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट से, इधर भी है ना, रुकिए यहाँ पर भी चेंज करता हूँ, इक्विलिब्रियम पॉइंट लिखता हूँ, इक्विलिब्रियम पॉइंट, POINT, इक्विलिब्रियम पॉइंट से, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट से डिस्टर्ब करने के बाद डिस्टर्ब हो जाए, डिस्टर्ब करने के बाद डिस्टर्ब हो जाए। देख रहे हो कैसा डिफिनेशन है? डिस्टर्ब हो जाए, ये अपना शुद्ध देसी डिफिनेशन है, बस समझना है फिजिक्स को। समझ में आ रहा है ना? अगर फील नहीं आया फिजिक्स तो अंग्रेजी में बकबका के क्या करोगे? समझ में आ रहा है ना? अगर फील ना आया फिजिक्स तो मैथमेटिकल टूल घुसा के क्या करोगे? फील आना चाहिए, जैसे भी समझो, भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी, हाथ से, पैर से, संकेत से, समझ में आ रहा, मतलब जैसे समझ में आए, पिटाई से, लाठी से, समझ में आया, जैसे समझ में आए, फिजिक्स जैसे भी समझ में आपको समझना है। सीधी सी बात है, अपनी शुद्ध देसी भाषा में आपको लिखाया कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से अगर मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो ये डिस्टर्ब हो गया, मतलब ये अपने पोजीशन पे लौट के नहीं आया, जैसे इसमें लौट के आ जाता था, लौट के आ रहा था, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम कैसा है? यहाँ पे स्टेबल है, इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे कैसा है इक्विलिब्रियम? यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में कि अनस्टेबिलिटी चाहिए? तो आपको बनना है ऐसा, समझ में आ रहा है ना? आपको बनना है स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरह, स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरह बनना है। क्यों बनना है भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरह? इसलिए बनना है आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरह कि अगर कोई चाहे डिस्टर्ब भी करना ना, तो आप उसी पोजीशन पे फिर वापस लौट के आ जाए, मतलब उसी अवस्था में आ जाए जिस अवस्था में पहले आप थे, मतलब उस अवस्था में आ जाए। पहले डिसिप्लिन की अवस्था में थे, कोई आया दोस्त आपको बुलाता है, अरे चल 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 भाई चल चल, चलते हैं ये करने वो करने, यहाँ चलते वहाँ चलते, यहाँ घूमने, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। वो बुलाए, अपने मन से सीधा कहो नहीं भाई मैं जाऊँगा, घूम के आऊँगा, समझ में आ रहा है ना? घूम के आने के बाद समय बर्बाद होगा, इससे अच्छा मैं अभी 30 सवाल लगा लूँगा, 50 सवाल लगा लूँगा, समझ रहा है ना? कितना मज़ा आएगा, सोच तू। समझ में आया? समझ में आया ना? देखें यहाँ पे अब ये समझ में आया, 2 पॉइंट समझ में आया, बहुत अच्छे समझ में आया ना? चल इसे नोट कर, मैं नेक्स्ट कुछ और बताता हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना? चल नोट कर दे फटाफट। नाउ गोइंग टू डील विद सम एग्जांपल्स ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए यहाँ पे आपका दिमाग का धागा खोल देने वाला हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना? देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ टॉपिक, एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा ना आज का पढ़ के, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। समझ लीजिए कि ये जो टॉपिक है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इससे सवाल जो है ना ये जेईई मेंस में अभी बहुत आते हैं। नीट में मतलब उतना ज़्यादा सवाल नहीं आता अभी, लेकिन आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। एनसीईआरटी में दिया आ सकता है। इससे सवाल AIPMT जब होता था ना, जब यही नीट का जब नाम AIPMT था तब आता था इससे सवाल, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे आए हैं, इसीलिए मैं इस टॉपिक को छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है ना? नहीं तो मैं छोड़ देता, रेयर होता तो छोड़ देता, लेकिन रेयर टॉपिक नहीं है, इससे सवाल आ सकता है और आपकी बैंड बजा देगा। समझ लीजिए कि अगले साल का जो पेपर है अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे अब मान लीजिए कि मैं 2 चार्जेस को, एक यहाँ पे ये चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक प्लस क्यू चार्ज है, एक ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, और ये एक प्लस क्यू चार्ज है, ये 2 प्लस क्यू चार्ज है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये मान लीजिए इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है अपना, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना माने, चलिए आर ही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, आर ही मान लेंगे, आर से ही हो जाएगा, ठीक है ना? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है मान लीजिए, तो इतना डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस r/2 होगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा,
ये भी डिस्टेंस r/2 होगा, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए कि कोई तीसरा प्लस क्यू चार्ज मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ इसके बीच में, सीधा सा बात है यहाँ पे, मतलब इस सेंटर पे रख देता हूँ, ये सेंटर है ना, ये सेंटर है, इस पर एक प्लस क्यू चार्ज रख देता हूँ। बस ध्यान से बातों को सुनते जाइएगा। यहाँ पे एक प्लस क्यू नाम का चार्ज रख दिया मैंने। अब बताइए ये प्लस क्यू इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, आप इस चीज़ को बताइए कि इस प्लस क्यू पे नेट फोर्स 0 है कि नहीं। अभी प्लस क्यू पे नेट फोर्स 0 है कि नहीं, अभी है भाई, सीधी सी बात है। इसके और इसके में जो मतलब एक रिपल्सिव फोर्स इधर लाएगा, इसके में रिपल्सिव फोर्स इधर लाएगा, और दोनों सेम फोर्स होगा, दोनों सेम फोर्स होगा, दोनों कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। और जब यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, समझ रहे ना, जब यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी है। ठीक है ना, अब कुछ नहीं बताना इसमें। अब देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ खेल खेलने वाला हूँ। मतलब इस चार्ज को क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा पकड़ूंगा, फिर इसको दौड़ाऊंगा। समझ में आना ना, मतलब पकड़ूंगा दौड़ाऊंगा, पकड़ूंगा दौड़ाऊंगा, पकड़ूंगा दौड़ाऊंगा, पकड़ूंगा दौड़ाऊंगा, यही करने वाला हूँ। देखिए, अब इस प्लस क्यू चार्ज को क्या करता हूँ, पकड़ता हूँ, लीजिए पकड़ दिया, पकड़ के इसको ले जा रहा हूँ इसके पास, कुछ प्लस क्यू के पास, इधर वाले प्लस क्यू के पास, मतलब इधर लेके जा रहा हूँ। जैसे ही इधर लेके जाऊँगा, ये प्लस क्यू के भग कहेगा, तू सेम नेचर का चार्ज मेरे पास कैसे आ सकता है भाई, तू प्लस क्यू का चार्ज मेरे पास कैसे आ सकता है भाई, तू प्लस क्यू है, मैं भी प्लस क्यू, तू मेरे पास कैसे आ सकता है भाई। अगर तू माइनस होता, मैं प्लस होता, तू आ सकता था मेरे पास, मतलब अट्रैक्शन हो सकता था हमारे बीच में, तो तब तेरे को मैं अपने पास बुला लेता। लेकिन तू प्लस है, मैं भी प्लस हूँ, मत ना मेरे पास, तू किसी माइनस को ढूंढना। ये बोलता है किसी माइनस को ढूंढ, लेकिन ये बेचारा क्या करे, ये चाहता है कि हम प्लस ही से काम चला ले। समझ में, मतलब हम प्लस ही के पास चले जाए, लेकिन ये प्लस बोलता है भाग जा तू, क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है, लाइक चार्जेस है, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये जैसे इधर जाता है, ये वैसे ये क्या करता है, धक्का देकर इधर भगा देता है, मतलब इसी पोजीशन पे ला देता है, क्योंकि इसी पोजीशन पे आएगा तभी जाकर स्टेबल होगा। मान लीजिए कि ज़्यादा दूर भगाएगा, इधर भगाएगा, तो ये मार के इधर इसको करेगा, ये मार के इधर इसको करेगा, इधर भी हम इसको घसकाए इधर, तो ये भी कहेगा तू लाइक चार्ज मत आ मेरे पास, ये भी घसकाएगा इधर। समझ में आ रहा ना, जैसे इसको इधर लेके ये भी कहेगा भाग, जैसे इसको फिर इधर लेके ये भी कहेगा भाग, मतलब इसको सेंटर पे ही रहेगा, मतलब एक्स एक्सिस में जो है ना स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब अपने पोजीशन से इसको क्या किए, प्लस क्यू चार्ज को। अब यहाँ पे समझिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम का डिफिनेशन आपको क्या बताया था, स्टेबल इक्विलिब्रियम का डिफिनेशन आपको ये बताया था कि जब भी अपने पॉइंट से उसको डिस्टर्ब किया जाए, तो बस उसी पॉइंट पे वापस लौट के अगर आ जाता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो इक्विलिब्रियम में पहले से था, इसको अपने पॉइंट से डिस्टर्ब किए, ये धक्का मार के यहाँ पे ला दिया, जैसे इसको पॉइंट से डिस्टर्ब किए, ये प्लस है, धक्का मार के इधर ला दिया, मतलब रिपल्सन लगेगा, धक्का मार के इधर, मतलब एक्स एक्सिस में इक्विलिब्रियम में आ गया। समझ में आ रहा ना। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि प्लस क्यू चार्ज इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये चीज़ तो आपने समझ लिया। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, एक और चीज़ बताता हूँ। इसको क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ मैं समझाने वाला हूँ, इधर नहीं लिखते। इसको क्या करते हैं, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि प्लस क्यू चार्ज इज इन, ये ए नंबर है, ध्यान दीजिएगा, ये नंबर के लिए काम चल रहा है। एक और बताऊँगा एग्जाम्पल, प्लस क्यू चार्ज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन एक्स एक्सिस, और यहाँ पे एक डॉट लगा। अब इतना स्पेस क्यों छोड़ा हूँ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट एक और चीज़ बताने वाला हूँ। इसको डिस्टर्ब तो इधर नहीं किया ना, बस एक्स एक्सिस में डिस्टर्ब किया। तो एक्स एक्सिस में क्या है, प्लस क्यू चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। मतलब जहाँ पे इसको लेके गया इधर, ये मार के यहाँ पे कर दिया, इधर लेके आया, ये मार के यहाँ पे कर दिया, मतलब अपने पॉइंट पे कर दे रहा सब मार के। समझ में आ रहा ना, मतलब इसका धोबला झाड़ दिया मार के। समझ में आ रहा। अब देखिए यहाँ पे, अब प्लस क्यू स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इससे ये पता चलता है। अब इसको क्या करते हैं ना, बस एक्स एक्सिस में घुमा रहे थे, अब वाई एक्सिस में घुमाते हैं, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, उठा के ले जाते हैं, कुछ इधर आ जा बेटा। अब प्लस क्यू जैसे यहाँ पे आया, ये प्लस क्यू बोलेगा तू एक काम कर, रिपेल करके इधर फोर्स लगा देगा, ये प्लस क्यू रिपेल करके इधर फोर्स लगा देगा, मतलब नेट फोर्स अपना इधर आ गया, एफ नेट इधर आ गया। बताओ यार, अब प्लस क्यू क्या करते हैं, आप नीचे लेके जाते हैं वाई एक्सिस में। समझ में आ रहा ना। अब यहाँ पे जैसे प्लस क्यू आया, ये प्लस क्यू क्या करेगा, इधर मार के भगा देगा, ये प्लस क्यू क्या करेगा, इधर मार के भगा देगा, मतलब नेट फोर्स कुछ इधर आ गया। मतलब एक चीज़ देखो यहाँ पे, वाई एक्सिस में देखा जाए, वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में जैसे हम इसको क्या किए, इस चार्ज को डिस्टर्ब किए, मतलब ये इक्विलिब्रियम में था ना। अब इसको क्या किया हम, डिस्टर्ब करके जैसे हम वाई एक्सिस में ले गए, तो क्या किया ना, वाई एक्सिस में ले गए, जैसे यहाँ पे उठा कर ले गए, यहाँ से एक रिपल्सिव फोर्स लगा इधर, यहाँ से एक रिपल्सिव फोर्स लगा इधर,
और ये क्या किया, रिपल्सिव फोर्स अगर इधर इधर लगा तो बीच में कुछ नेट आएगा, मतलब ऊपर इसको भगाना चाहेगा, ठीक है ना। वैसे ही सेम नीचे हुआ, नीचे भी मतलब नीचे भगाना चाहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कहाँ आया वापस लौट के, यहाँ से हम यहाँ उठा के ले गए तो इसको ऊपर ही जा रहा है, यहाँ से हम यहाँ उठा के ले गए तो ये नीचे ही जा रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस में देखिए, एक्स एक्सिस में था कि हम इधर दे जा रहे थे, ये मार के इधर कर दे रहा था, एक्स एक्सिस में हम इधर दे जा रहे थे, मार के इधर कर रहा था। मतलब एक्स एक्सिस में स्टेबल इक्विलिब्रियम है, लेकिन वाई एक्सिस में जो है ना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि अपने पॉइंट पर लौट के आ नहीं रहा है। अपने पॉइंट से इसको डिस्टर्ब किया, ये भाग गया, अपने पॉइंट से इसको डिस्टर्ब किया, ये नीचे भाग गया। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट कि प्लस क्यू चार्ज इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। तो यहाँ पे स्पेस क्यों छोड़ा था, वनली लिखने के लिए, वनली लिखने के लिए कि यहाँ पे एक्स एक्सिस में ही प्लस क्यू चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम है, लेकिन वाई एक्सिस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। समझ में आया, समझ में आया। चलिए एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे वनली लिखते हैं ना थोड़ा सा कि स्पेस बच जाएगा, वनली यहाँ पे। अब देखिए, अब क्या करता हूँ ना, इसी प्लस क्यू के बीच में माइनस क्यू डाल देता हूँ। देखिए दूसरा बी नंबर एग्जाम्पल, बी नंबर एग्जाम्पल, इस प्लस क्यू यहाँ पे अपना प्लस क्यू, ये आपको समझ में आया, जो भी बताया यहाँ पे समझ में आया, बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत डिटेलिंग के साथ बताया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब इस पे ध्यान दीजिएगा, जो बातें इस पे करूँगा ना, मतलब जो बातें इस पे किया, जो खेल इस पे खेला ना, माइनस क्यू के साथ वहीं करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अभी प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू और बीच में माइनस क्यू, मतलब बीच मझधार में फंसने वाला आपकी बार। ये डिस्टेंस वहीं आर, और यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस r/2, और यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस r/2। कोई दिक्कत नहीं, बस ये सेंटर पर रखा हुआ, बस इतना समझिए, सेंटर पर रखा हुआ था, ये भी चार्ज सेंटर पर रखा हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए, अब वही गेम खेलते हैं, जो प्लस क्यू के साथ यहाँ पे खेला ना, इसको इधर भेजा, फिर इधर भेजा, पता चला एक्स एक्सिस में स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, वाई एक्सिस में भेजा तो उड़ा दिया, ऊपर नीचे भी गिरा दिया, समझ में आ रहा ना। अब देखिए, अब इसको प्लस क्यू को हम इसके तरफ भेजते हैं, अब इसके तरफ भेजेंगे तो अब ये कहेगा हाँ अब तुम काम अच्छा किए हो मास्टर, इस प्लस क्यू को भेज रहे थे इस प्लस क्यू के पास, इस प्लस स्मॉल क्यू को इसके पास, काहे भेज रहे थे तुम क्या समझते हो कि ये वो है, ये भी तो प्लस क्यू है। वैसे ही सी बात है, दोनों अनलाइक दोनों लाइक चार्जेज हैं। अब लाइक चार्जेज को तुम चाहते हो कि साथ में मिलन कराना, अरे मास्टर तुम माइनस को लेके आओ मेरे पास, तो मास्टर लेके गया, फिर माइनस का कह रहा है कि तुम्हारा इच्छा पूरा कर देना, क्या दिक्कत है, तो माइनस को हम लेके गए इसके पास। अब ये खुश हो गया, इसका चेहरा देखो, देखो कितना मुस्कुरा रहा है, देख रहा है ना, कह रहा है कि अब ना तुम काम किए हो मास्टर, तुमको हम आशीर्वाद देते हैं, तुम बहुत आगे जाओगे, तुम्हारा जो सब्सक्राइबर्स है ना पूरा 1 लाख बढ़ने वाला है अगले 2 महीने में, समझ में आ रहा था, ये हमको आशीर्वाद दे रहा है। देखो अब यहाँ पे, अब इसको हम डिस्टर्ब करके जैसे इसके पास हम लेके गए, तो ये कहेगा ठीक है भाई आजा मेरे पास, अपने पास चिपकाना चाहेगा, चिपकाना चाहेगा, चिपकाना चाहेगा, क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर, प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर, प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसको चिपकाना चाहेगा, समझ में आ रहा। अब इधर भी, इसको भी इधर माइनस एक्स एक्सिस में लेके आया, मतलब इधर, तो ये भी चिपकाना चाहेगा क्योंकि ये भी प्लस है ना, मतलब दोनों प्लस है, दोनों चिपकाना चाहेगा एक दूसरे को। लेकिन अब देखिए, अब वाई एक्सिस में लेके जाते हैं, वाई एक्सिस में लेके जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लेके जाते हैं माइनस क्यू को, और इधर नीचे निगेटिव वाई एक्सिस में माइनस क्यू को लेके जाते हैं। अब खेल समझिए यहाँ पे, जैसे हम इसको अपने पोजीशन से एक्स एक्सिस में घसकाएं तो क्या हुआ, अपने आप में चिपकाना चाहता है ये प्लस क्यू, मतलब चाहता है कि अपने पास ही रख ले इसको, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है तो अपने पास बुलाएगा, अट्रैक्ट कर रहा है तो अपने पास बुलाएगा। मतलब एक्स एक्सिस में जो है ना, जिस पॉइंट से अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट से, इक्विलिब्रियम में है ऑलरेडी, इक्विलिब्रियम आपको पता होना चाहिए, जैसे ये इक्विलिब्रियम में था वैसे ये इक्विलिब्रियम, इसमें नेट फोर्स 0 लग रहा है, जितना फोर्स अट्रैक्टिव इधर लगा उतना ही अट्रैक्टिव इधर, मतलब ये इक्विलिब्रियम में था, इक्विलिब्रियम पॉइंट से इसको क्या किया, डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करने के बाद ये अपने पोजीशन को लॉस कर दिया, यहाँ से एक्स एक्सिस में डिस्टर्ब किया तो अपने पोजीशन को लॉस कर दिया, क्योंकि ये जैसे डिस्टर्ब करेंगे ये इधर जाने लगेगा, जैसे इसको डिस्टर्ब करेंगे ये इधर जाने लगेगा। मतलब क्या होगा, अपने पॉइंट पे फिर लौट के नहीं आएगा। मतलब एक्स एक्सिस में हम बोलेंगे कि माइनस क्यू चार्ज, ऐसे लिखते हैं, माइनस क्यू चार्ज इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन एक्स एक्सिस। अब देखो वाई एक्सिस का खेला समझते हैं, वाई एक्सिस का खेला। अब ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। अब वाई एक्सिस में आप एक्स एक्सिस में देख लिया कि हाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पाया गया, वाई एक्सिस में स्टेबल ही होगा, सही सी बात है। देखो यहाँ पे कैसे, अब जैसे हम इसको यहाँ पे लिखेगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स लगा के इधर कहेगा आजा भाई, आजा आजा प्लीज़, आजा प्लीज़, आजा, तू मुझे छोड़ के क्यों जा रही है, तू क्यों जा रही है, अभी तो तू आई थी मेरे पास, अब क्यों जा रही है। अब ये भी कहेगा तू भी आजा, तू भी आ जाना, आ जाना प्लीज़, आजा 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 आजा, समझ में आ रहा है। ये भी बुला रहा है अपने पास, ये भी बुला रहा है अपने पास। अब कहती है ये किसी के पास नहीं जाऊँगी, बीच में जाऊँगी, दोनों से सेम डिस्टेंस पर रहूँगा, दोनों झगड़ा मत करो, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास भी प्लस क्यू का पावर है, तुम्हारे पास भी प्लस क्यू का पावर है, मैं जाऊँ तो जाऊँ किसके पास, मैं किसी के पास नहीं जाऊँ। अगर तेरे पास 2 क्यू होता तो मैं तेरे पास आ जाती। अब ये कहती है कि ये भी सेम फोर्स लगाएगा इधर, ये भी सेम फोर्स, नेट फोर्स इधर आ जाएगा, समझ में आ रहा है, एफ नेट इधर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे होगा, ऐसे होगा एफ, ऐसे होगा एफ,
और ऐसे ही एफ नेट इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एफ नेट इधर, मतलब ये जिस पॉइंट से अगर क्या कि इस पॉइंट से आप समझिए, हो गया बहुत समझ में आ रहा था, आप समझिए। अब इस पॉइंट से इसको हम क्या किया, घसका के यहाँ पे लेगा, तो एक नेट फोर्स इधर लगा अट्रैक्टिव फोर्स, इस पे ये जो है इस पे लगाएगा अट्रैक्टिव फोर्स, दोनों एफ नेट इधर लगा, मतलब ये अपने जिस पॉइंट पे था उसी पॉइंट पे आना चाहेगा। वैसे ही अगर यहाँ पे डिस्टर्ब करके लाए तो यहाँ पर भी एफ लगा, इसके चलते यहाँ पर भी एफ लगा, इसके चलते, समझ में आ रहा ना, मतलब नेट फोर्स कुछ बीच में लगाएगा, मतलब ये बीच वाले पॉइंट, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन को धारण करना चाहेगा। मतलब माइनस क्यू चार्ज को अगर हम वाई एक्सिस में डिस्टर्ब किए हैं, माइनस क्यू चार्ज को अगर वाई एक्सिस में डिस्टर्ब किए हैं तो क्या कर रहा है, अपने पोजीशन को आकर गेन कर रहा है, अपने पॉइंट को आकर गेन कर रहा है। मतलब ये कहेंगे कि माइनस क्यू चार्ज इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन वाई एक्सिस ओनली, वाई एक्सिस ओनली। अब तुम एक बात बताओ, इतना समझ में आया जितना तुमको बताया, कुछ दिमाग से नहीं गया, बहुत अच्छे से बताया, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। अब देखो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो चमत्कार देखो भाई, इसमें एक्स एक्सिस में इक्विलिब्रियम है तो वाई एक्सिस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। मतलब एक्स एक्सिस में जब स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो वाई एक्सिस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसमें वाई एक्सिस में स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो एक्स एक्सिस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये नहीं हो सकता था इसमें। मतलब कोई ऐसा सिस्टम बताओ, कोई ऐसा चार्ज का सिस्टम बताओ, कोई ऐसा चार्ज का सिस्टम बताओ जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम हो, स्टेबल और दोनों, मतलब दोनों डायरेक्शन में स्टेबल इक्विलिब्रियम हो। कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा मतलब सिस्टम नहीं मिलेगा तुमको, लिख के देता हूँ, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर खोज के दिखा दो ब्रह्मांड में पूरा, मतलब यहाँ पे ये लिखेंगे ना, एक नोट पॉइंट लिखते हैं, नोटेबल पॉइंट कि यूनिवर्सल स्टेबल इक्विलिब्रियम, यूनिवर्सल स्टेबल इक्विलिब्रियम इज नेवर पॉसिबल। इस पॉइंट का मतलब समझाऊं, इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब यूनिवर्सल मतलब हर जगह स्टेबिलिटी उसकी हो, हर जगह वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। कहाँ है हर जगह, यहाँ पे एक्स में है तो वाई में नहीं है, यहाँ पे वाई में है तो एक्स में नहीं है। मतलब अगर दोनों एक्स और वाई, मतलब बोथ एक्स एंड वाई में अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम, उसको बोलेंगे यूनिवर्सल स्टेबल इक्विलिब्रियम, यूनिवर्सल स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर एक्स और वाई दोनों में स्टेबिलिटी आ जाए, दोनों में स्टेबिलिटी आ जाए, तब बोलेंगे यूनिवर्सल स्टेबल इक्विलिब्रियम। कहाँ पे, ना एक्स में है, यहाँ पे एक्स में है तो वाई में नहीं है, यहाँ पे वाई में है तो एक्स में नहीं है। समझ में आया आपको, समझ में आया, बहुत बढ़िया से। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर और एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन से देखता हूँ कितना आपने सीखा, ठीक है। जल्दी फटाफट नोट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। जल्दी फटाफट कीजिए इसे, 1 मिनट का समय दिया जा रहा है आपको, जल्दी फास्ट कर लो, फास्ट जल्दी करो। हो गया, करूँ मैं सॉल्यूशन, कर दूँ, देखिए करता हूँ मैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गिवन माइनस क्यू चार्ज केप्ट एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस माइनस क्यू। सीधी सी बात है, जो डायग्राम बना हुआ है वो स्टेटमेंट बोल रहा है कि माइनस क्यू चार्ज जो है ना, सेंटर ऑफ दिस लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेज, मतलब वहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस आर दिया हुआ दोनों में, r/2 डिस्टेंस यहाँ से, r/2 डिस्टेंस यहाँ से। अब बोल रहा है कि इसको क्या किया जाए। अब बताइए कि ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए। अभी देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब पहचाना जाता है, जब चार्ज को डिस्टर्ब किया जाएगा उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से। कराया हूँ इससे पहले, आपको कराया हूँ ना, दोनों स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का जब एग्जांपल आपको बताया तो उसमें क्या किया, मैं उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट से चार्ज को डिस्टर्ब कर रहा था। इक्विलिब्रियम पॉइंट से जब चार्ज डिस्टर्ब हो रहा था, अगर वापस आ जा रहा था तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, वापस नहीं आ रहा था तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वही खेलना है यहाँ पे। देखो अब इस माइनस क्यू को क्या करता है ना, इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट से अब इसको डिस्टर्ब करते हैं। तो पहले ये देख लो इक्विलिब्रियम पॉइंट है कि नहीं इसका, है भाई, सही सी बात है। ये क्यू सेम डिस्टेंस सेम चार्ज, सेम डिस्टेंस सेम चार्ज, इधर इसका फोर्स लगेगा, इधर इसका फोर्स लगेगा, दोनों सेम फोर्स होगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम में चार्ज। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट से इसको क्या करते हैं ना, डिस्टर्ब करते हैं। अब इसको हम डिस्टर्ब करके एक्स एक्सिस में ले जाते हैं। चलो ले चलते हैं, चल एक्स एक्सिस में आ जा बेटा। जैसे एक्स एक्सिस में ले जाएंगे, माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू, ये कहेगा क्यों सेम नेचर वाले के पास लेके आ रहा है, इसको धक्का देकर भगाएगा। तो मतलब ये क्या करेगा ना, इसको यहाँ पे ला के पटक देगा। फिर इसको हम फिर इधर लेके आए, फिर ये भी पटक देगा इसको लाकर, मतलब सेम नेचर का चार्ज है। मतलब ये जो क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करके मतलब इसी पोजीशन पर लाना चाहेगा। मतलब एक्स एक्सिस में क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब एक्स एक्सिस में बोलो ना तुम, एक्स एक्सिस में क्या है, स्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इतना वो देख लिया। अब वाई एक्सिस में देखो, जैसे तुम नीचे लेकर आओगे, नीचे लेके आओगे, जैसे ऊपर लेके जाओ, तुम ऊपर लेके जाओ या तुम नीचे लेके आओ। जब भी यहाँ पे ऊपर लेके गए मान लो, तो यहाँ पे अगर माइनस क्यू है तो यहाँ से एक इधर चार्ज, यहाँ से एक इधर फोर्स और दो नेट फोर्स ऊपर, फिर यहाँ से एक इधर फोर्स, ये माइनस क्यू है मान लो, तो एक इधर फोर्स और एक नेट फोर्स इधर। मतलब ये जो है ना वाई एक्सिस में अनस्टेबल हो जाएगा। तो वाई एक्सिस में क्या हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया क्या बताया मैं, समझ में आया क्या बताया? तो अब देख लो जो भी ऑप्शन दिया होगा इन दोनों से रिलेटेड वो हो जाएगा। समझ में आया क्या बताया? देखो एक बार और बता देता हूँ। माइनस क्यू चार्ज को यहाँ से डिस्टर्ब किया, सेम चार्ज इसको इधर मारा, ये भी इधर लाएँ तो ये भी सेम चार्ज इधर मारा, मतलब रिपेल करके अपने पोजीशन पर जाएगा। लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे अगर यहाँ पर डिस्टर्ब किया तो रिपेल करके इधर भगा देगा, इसको रिपेल करके इधर भगा मतलब ऊपर भगा देगा, इधर भी रिपेल करके इधर भगा देगा, इधर भी रिपेल करके इधर भगा देगा, मतलब नीचे भगा देगा। मतलब वाई एक्सिस मान स्टेबल है, अपने जगह पे नहीं आ रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस में अपने जगह पे आ जा रहा है, लात मार के भगा दे रहा है सब इसको, ये भी लात मार रहा है इसको। समझ में आ रहा है ना? बोल रहा है कि सेम नेचर का चार्ज मेरे पास आ जाता है, चल बस निकल। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो भी जहाँ पे जिस ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन दिया होगा या कोई एक ऑप्शन इन दोनों में सही हो सकता है, मतलब ऑप्शन के अनुसार देखते चलिए। माइनस क्यू चार्ज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एक्स एक्सिस, माइनस क्यू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एक्स एक्सिस में नहीं भाई, तो ये तो ऑप्शन गलत है। माइनस क्यू चार्जेज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन एक्स एक्सिस, माइनस क्यू चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम इन एक्स एक्सिस में, हाँ ये ऑप्शन सही है। चलो आगे भी पढ़ते हैं क्योंकि बी एंड सी दिया होगा ना, ठीक है। माइनस क्यू चार्जेज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भी सही है। मतलब आपका ऑप्शन हो गया ना बी ना सी, बोथ बी एंड सी। समझ में आया ना बी ना सी, बोथ बी एंड सी। आया समझ में आपको? चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ये जो आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। जल्दी आप पहले क्या कीजिए, इस डायग्राम को एनालाइज कीजिए, ठीक है ना। इस डायग्राम को एनालाइज कीजिए तभी आपको समझ में आएगा कि करना क्या है इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू टू आइडेंटिकल प्लस, मतलब टू आइडेंटिकल प्लस क्यू चार्जेस। देखो एक बार सोचो कि क्या मतलब करेंगे यहाँ पे, कैसे करेंगे, मतलब अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन का। कॉन्सेप्ट तो आपको सिखा चुका हूँ, बस अप्रोच देखना है, अप्रोच कैसे करोगे। प्लस क्यू पे अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो आप, ठीक है ना। कर लो 2 मिनट देता हूँ, चलो ले लो 2 मिनट, चलो कर लिया करूँ मैं ना, करूँ सच में, कर लिया ना सच में, ठीक है करता हूँ। देखो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन करता हूँ। अब देखो डायग्राम जो है जाना पहचाना है, बहुत आसान डायग्राम है, ठीक है ना। ये प्लस क्यू है, पहले डिस्टेंस आर रहता था लेकिन अभी 2x डिस्टेंस दे दिया, क्या दिक्कत है, ऐसी सी बात है। देखो यहाँ पे अब इसको फ्रेशली डायग्राम हम यहाँ पे उतारते हैं, ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना है सारा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, प्लस क्यू ये हुआ और ये प्लस क्यू हुआ, ठीक है। इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस अपना जो भी था 2x, और यहाँ से हम क्या किए थे ना, एक चार्ज मतलब यहाँ पे रखा हुआ है, यही है। मतलब उस समय क्या करते थे, इससे पहले जो आपको स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बताया था, यहाँ पे क्या किया गया, ये प्लस क्यू को यहाँ से यहाँ पे डाल दिया गया है, बस समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ पे डाल दिया गया है बस। और इसी सिस्टम में अपने को देखना है, ऑलरेडी पहले से यहाँ पे रखा गया है, उठा के नहीं रख रहा हूँ मैं, पहले से रखा गया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे है तो इस पर कौन से फोर्स लेंगे, सही सी बात है। अब देखिए यहाँ पे थीटा दिया हुआ, पहले इस सेटअप को ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ से इस सेटअप को ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से ये एंगल, ये थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, ये प्लस क्यू है, यहाँ पर भी ये प्लस क्यू है, ठीक है ना, ये प्लस क्यू चार्ज है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से जो है ना, यहाँ से ये अपना वाई दिया हुआ है, ये डिस्टेंस जो है एक्स है, ये भी डिस्टेंस एक्स है, ठीक है, डिस्टेंस एक्स है। थोड़ा सा डायग्राम मेरा गलत बन सकता है क्योंकि मैं डायग्राम पढ़ाने नहीं आया, समझ में, फिजिक्स पढ़ाने आया हूँ। देखो यहाँ पे गलत नहीं, मतलब टेढ़ा मेरा, समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे ऐसे तो लग रहा है टेढ़ा ही है, नहीं टेढ़ा नहीं है, ठीक है। चलो ये प्लस क्यू है, यहाँ से ये थीटा है और ये भी थीटा है, मतलब सेम एंगल दिए गए हैं। चल भाई थीटा है। अब इस प्लस क्यू जो है ना, प्लस क्यू, अब इस पर क्या करना है, अपने को नेट फोर्स निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, ये चार्ज इन दोनों का बीच का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा पहले ये जानना पड़ेगा, क्योंकि के क्यू स्क्वायर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो मतलब डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स है ये वाई है, और ये तो 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा ना, 90 डिग्री पे आगे गिरेगा, बीच में गिर रहा है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे गिर रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रेंगल, तो ये हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो आसान हो गया भाई, इतना भी टफ नहीं है, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा सेम, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आया आपको, इतना आया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करते हैं ना, अब फोर्सेस लिख देते हैं। चलिए जो फोर्स यहाँ पे आएगा वही फोर्स सेम यहाँ पे आएगा कि नहीं, सेम यहाँ पे आएगा कि नहीं, आएगा, सेम फोर्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब जो फोर्स यहाँ पे आएगा वही फोर्स यहाँ पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि भाई सेम चार्जेज, ये चार्ज सेम, ये चार्ज सेम, समझ में आ रहा ना। मतलब दोनों चार्जेज इस सिस्टम में सेम, दोनों चार्ज इधर के सिस्टम में सेम, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये जितना फोर्स होगा वो इतना फोर्स आएगा, नेट फोर्स कुछ इधर आएगा। लेकिन अभी देखिए थीटा दिया हो तो थीटा के साथ खेलेंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे
हम एक ऐसा ड्रॉ करते हैं, ऐसा लाइन, एक लाइन, क्योंकि थीटा को जानना है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इस बेस से ये बन रहा है ना, तो ये भी इस बेस से ये बन रहा है, तो ये भी थीटा हुआ। ऐसे से ऐसे बन रहा है थीटा, तो ऐसे से ऐसे बन रहा है। कौन सा एंगल बोलेंगे बाबू, कौन सा एंगल बोलेंगे, थोड़ा सा बताओ तो, कौन सा एंगल बोलेंगे, कौन सा एंगल बोलेंगे? ये ट्रांसवर्सल है, काट रहा है, समझ में आया? ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, समझ में आया? तो यहाँ पे थीटा बन रहा है तो यहाँ पर भी थीटा बनेगा। तो ये एफ है, तो इधर बनेगा अपना एफ कॉस थीटा, और इधर भी बनेगा अपना एफ कॉस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इधर क्या बनेगा अपना एफ साइन थीटा, इसका एफ साइन थीटा, और इसका भी तो एक एफ साइन थीटा, मतलब 2f साइन थीटा। कोई दिक्कत? यहाँ तक देख लो, यहाँ तक मैंने जो भी बताया, कोई दिक्कत? एंगल पहचानने में दिक्कत हो रहा है? एंगल पहचानने में दिक्कत हो रहा है? देखिए यहाँ पे, देख भाई ये थीटा, समझ में आ रहा है? देखिए ये तो ये पैटर्न है बेटा, देखना, ये तो ये पैटर्न है, ये थीटा दिया हुआ है ना, बस यहाँ से मिटा दे, ले ले भाई, यहाँ से मिटा दे, ले, यही तो दिया हुआ है ना, ये थीटा दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है ऐसे, और एक लाइन ऊपर वाला ये, और नीचे वाला ये, समझ में आ रहा? तो ये थीटा मैंने बोल दिया इसे, इससे ये डॉटेड से बोल दिया थीटा, देखना डॉटेड से थीटा बोल दिया, वहीं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है ना इसे, लाइन एंड एंगल्स में कितने अच्छे से पढ़ा है तुझे, समझ में आया ना? तो एंगल पहचानने में दिक्कत नहीं, बस मैं जानता हूँ कि बच्चों को यहीं पे दिक्कत होता है, ठीक है ना? आया समझ में? देखा यहाँ पे, अभी ये खेल तू खेल दिया 2f साइन थीटा, मतलब नेट फोर्स अपना कितना आया, नेट फोर्स कितना आया, कितना आया, कितना आया, 2f साइन थीटा। लेकिन 2f साइन थीटा लिखने से तो काम नहीं चलेगा ना, इसका कैलकुलेशन भी तो करके आंसर लाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो करो भाई करो, कौन रोका है तुमको? 2 इंटू फोर्स का वैल्यू कितना है, फोर्स का वैल्यू है के क्यू क्यू, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है ना, बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है ना? अब देखिए साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा ये थीटा है, और साइन थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो इसका परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनस ये, ठीक है ना? तो परपेंडिकुलर हो गया वाई बटे हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भाई साहब ये कैलकुलेशन तो थोड़ा टफ हो जाएगा, कोई टफ नहीं होगा, मैं हूँ तो सब आसान है, ठीक है ना? देखें यहाँ पे अभी हो गया 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू वाई बटे, भाई रूट है, इधर हट के जाएगा तो हाफ आ जाएगा, तो हाफ से 2 कट गया, सही सी बात है, या रूट है, रूट का स्क्वायर करोगे तो वैसे ही रूट खत्म हो जाता है, समझ में? मतलब ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देख कितना आसान होने वाला है। अब ये आ गया वाई हो गया, अभी इधर नीचे देख, ये तो साथ ही में लिखते हैं ना, ठीक है ना? कहेगा कि वाई तो साथ मतलब बिछड़ क्यों जा रहा है, बाद में बिछड़ना ना, जब सेट हो जाएंगे सबके साथ तो, ठीक है ना? किसी दूसरे के साथ सेट हो जाएंगे तो बिछड़ना, देखना अब ये जो है ना इसके साथ सेट हो जाएगा, ये भी मतलब ये जो है बिछड़ के इसके पास चला जाएगा, ठीक है ना? मतलब जीवन में क्या चाहिए यार, एक गई दूसरी आएगी, सही सी बात है, काय का टेंशन लेने का भाई, सही सी बात है। देखो यहाँ पे कोई डिप्रेशन ऑपरेशन में नहीं जाने का, एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरी जाएगी तीसरी आएगी, तीसरी जाएगी चौथी आएगी, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे वाई है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अब इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर हाफ, ठीक है ना? अब इसको लिख 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हाफ, मतलब ये दोनों सेम, ये हाफ ये 1, इसको जोड़ दे 3/2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। एफ नेट आ गया, ये मतलब नेट फोर्स का आंसर अपना इतना आ गया। मतलब कैलकुलेशन को उतना टफ नहीं होता है, टफ हम सोच के बना देते हैं, समझ में आ रहा है? मतलब इमेजिनेशन पावर अपना इतना खतरनाक है ना कि कुछ भी सोच लेते हैं, समझ में आ रहा है? तो सवाल भी देखिएगा, नीट में भी या जेईई मेंस में भी जो सवाल आता है ना, कैलकुलेशन होता है उसमें, लेकिन कैलकुलेशन जो होता है ना बहुत आसान लेवल का। जेईई मेंस में मैं मान सकता हूँ कैलकुलेशन है, क्योंकि उस लेवल का उनको पढ़ाई भी तो जाता है ना, लेकिन नीट में जो है ना कैलकुलेशन माइनर होता है, बस थोड़ा सोचना होता है आपको, सोचिएगा आंसर फटाक से निकल जाएगा, किसी बिल में आंसर होगा ना उस बिल में से निकलेगा, समझ में आया? देखिए यहाँ पे यह समझ में, मतलब कैसे मैंने किया, मतलब यहाँ पे मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन इतना तो कर लिया आपने, ये क्वेश्चन का जवाब तो दे दिया, लेकिन एक क्वेश्चन पूछना हो कि इफ़ वी रिलीज प्लस क्यू चार्ज डाउनवर्ड then what will happen, क्या होगा? मतलब जब प्लस क्यू चार्ज को हम रिलीज करेंगे, मतलब छोड़ना चाहेंगे नीचे, यहाँ पे है, यहीं पे रखा हुआ है, पहले से ये सिस्टम बना दिया गया, समझ आ रहा है? मतलब प्लस क्यू के प्रेजेंस में प्लस क्यू को, इस प्लस स्मॉल क्यू को यहाँ पे रखा गया है, लेकिन इस प्लस क्यू को हम नीचे लाना चाहें, मतलब रिलीज करना चाहें, डाउनवर्ड मतलब नीचे लाना चाहें, तो क्या होगा? अब देख क्या होगा, जैसे हम प्लस क्यू को नीचे लाएंगे ना, ये रिपल्सिव फोर्स मारेगा, कहेगा नहीं तू नीचे मत आ, नीचे जैसे आना चाहेगा, जैसे यहाँ पे आया, ये कहे तू इधर जा, ये कहेगा तू इधर जा, मतलब ऊपर भेजना चाहेगा, मतलब नीचे आएगा ही नहीं कभी। मतलब इफ़ वी रिलीज प्लस क्यू चार्ज डाउनवर्ड देन व्हाट विल हैपन, देन प्लस क्यू चार्ज विल मूव अवे,
प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज विल मूव अवे मतलब क्या, अवे मतलब क्या है, नीचे के ऊपर है भाई, नीचे ले जा रहा था, अवे मूव किया मतलब ऊपर मूव किया। समझ में आ रहा है ना, समझ में आया कैसे हुआ। तो चलिए इसे नोट कीजिए फटाफट, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए नोट कीजिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो है अपना कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट कीजिए इसे, ठीक है ना, जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए। कुछ क्वेश्चंस बचे होंगे, समझ लीजिए कूलम्ब्स लॉ आज खत्म हो जाए। कूलम्ब्स लॉ के जितने थे ये इक्विलिब्रियम वाले ये सब एप्लीकेशंस थे, आज कूलम्ब्स लॉ खत्म हो जाएगा। कल से मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो 2-4 क्वेश्चंस बचे होंगे, बस उन क्वेश्चंस को कर लीजिए, उसके बाद सारा हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ रिलेटेड, ठीक है ना। जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए, 1 मिनट का समय मिलता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कीजिए इसे। कर लिया आपने, कर लिया, करूँ मैं सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 स्फीयर्स ऑफ रेडियस इन द रेशियो 1:2 हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक्सर्ट ए फोर्स। ठीक है चलिए, 2 स्फीयर्स है जिनका रेडियस का रेशियो दिया 1:2। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। चल बेटा आ जा, एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये होगा, ठीक है ना, इसके डबल रेडियस का होगा। अगर इसका रेडियस r होगा तो इसका रेडियस 2r होगा, सीधी सी बात है, यही हो सकता है ना, क्योंकि रेडियस का रेशियो 1:2 है, मतलब इसका रेडियस r तो इसका रेडियस 2r, ठीक है ना। अगर इसका रेडियस 2r तो इसका रेडियस 4r, इसका रेडियस 4r तो इसका 8r, ऐसे ही होगा, मतलब इसका जो होगा उसका ये डबल होगा 1:2, ठीक है। हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मतलब इस पर q है तो इस पर माइनस q है, ठीक है ना। एक्सर्ट फोर्स F, अब माइनस q है तो सीधी सी बात है रिपल्सिव फोर्स लगेगा F, तो इधर भी लगेगा F, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और नाउ दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट एंड अगेन प्लेस्ड एट प्रीवियस पोजीशन। क्या कर दिया यार, सत्यानाश कर दिया सवाल का यार। हमको तो लगा था इसमें थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये तो चिंदी सवाल है भाई, इसका आंसर 0 हो गया। अब सोचो कैसे हो गया, सही सी बात है। बोल रहा है कॉन्टैक्ट में कर देने के लिए, ला ना कॉन्टैक्ट में भाई, ला कॉन्टैक्ट में, ले कॉन्टैक्ट लगा, कॉन्टैक्ट में ला। जैसे तू कॉन्टैक्ट में लगा कॉन्टैक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा चार्ज बाई इंडक्शन, सॉरी कंडक्शन, नॉट इंडक्शन कंडक्शन, चार्ज बाई कंडक्शन। और चार्ज बाई कंडक्शन में क्या हो जाएगा, चार्ज बाई कंडक्शन में जैसे तू कॉन्टैक्ट में ला कर, इन दोनों कॉन्टैक्ट में ला के जैसे ही सेपरेट करेगा ना भाई, ये हो जाएगा न्यूट्रल, इस पे मतलब चार्ज 0, और ये भी हो जाएगा न्यूट्रल, मतलब दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, इस पर भी चार्ज 0। अब कैसे हुआ ये, कैसे हुआ। चार्ज बाई कंडक्शन कितना बढ़िया से पढ़ाया है मैंने, कितना बढ़िया से पढ़ाया है, तू क्या जानेगा, पढ़ के तो देख एक बार। अरे पढ़ चार्ज बाई कंडक्शन जाके, तब तेरे को समझ में आया कि मैंने ये क्या किया। ये तो चुटकी भर का खेल है, सही सी बात है। देख यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, देख जब भी क्या करते हैं ना, दो कंडक्टिंग स्फीयर्स को मतलब जो कंडक्ट कर सकते, मतलब कंडक्टर्स हो, 2 कंडक्टर्स को जब भी सटाते हैं तो क्या होता है ना, उनमें मतलब चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाता है, इससे इसमें ट्रांसफ़र होगा, इससे इससे ट्रांसफ़र होगा, तब तक होगा जब तक मतलब नेट चार्ज दोनों का, मतलब नेट चार्ज 0 ना, जो पहले था मतलब जितना पहले चार्ज था उतना बाद में चार्ज ना हो जाए, तब तक ट्रांसफ़र होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कैसे, अभी यहाँ पे जो चार्ज जो ट्रांसफ़र होगा, जैसे ये क्या किया गया, पहले सेपरेट थे, अब यहाँ पे टच किया गया, मतलब यहाँ पे Q था, यहाँ पे माइनस Q था, ठीक है ना। मतलब टोटल चार्ज कितना, 0, अभी भी टोटल चार्ज 0 है, समझ में आ रहा ना, अभी भी टोटल चार्ज 0 है, यहाँ पर भी टोटल चार्ज 0, देखना यहाँ पर भी टोटल चार्ज 0 है, मतलब न्यूट्रॉन टोटल चार्ज 0। अब ये कैसे हुआ, अब इसमें देखेंगे ना, इसमें और इसमें, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे Q डैश, और ये समझ लो यहाँ पे Q1 समझ लो इसको, Q1 डैश, समझ में आ रहा ना, Q1 डैश। तो ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं लिखो, ऐसे देखो, समझने का खेला है। यहाँ पे जो चार्ज होगा ना, 0 कैसे हुआ, मैं बता रहा हूँ 0 कैसे हुआ। अगर हम Q1 डैश निकालते हैं यहाँ पे, मान लो कि Q1 होता है यहाँ पे Q1 डैश, ये Q1 डैश होता, अगर मान लो ये Q1 डैश इसको मानते हैं, इसको Q2 डैश मानते हैं, ठीक है ना। मतलब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो इसे मिटा दो, इसको क्यों लिखना, ये 0 हो गया, मान लो ये 0 हो गया, ठीक है ना। मान लो ये Q1 डैश दिया गया था, सॉरी ये Q1 दिया गया था, ये Q2 दिया गया था, ठीक है ना। ऐसे दिक्कत ना हो इसलिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब ये Q1 डैश पूछते हैं, मतलब ये जो पहले जो चार्ज था Q1 डैश छोड़ो, Q जो पहले चार्ज था वो कितना हो जाएगा, अगर सटा के हटाने के बाद मतलब कंडक्शन करने के बाद, मतलब चार्ज बाई कंडक्शन करने के बाद इसको सेपरेट किया गया, तो जानते हो कितना हो जाता है, ये होता है रेडियस R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2 जो होगा ना, Q2 का वैल्यू, Q2 डैश का मतलब इसका वैल्यू ये होगा R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। अब ये कैसे हुआ, ये मैं नहीं बताऊंगा ये कैसे हुआ, जाकर वहीं पे देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बता, अब मैं Q1 डैश का यहाँ पे वैल्यू पूछूँ, Q1 डैश का, तो R/2R तो तू लिख देगा, R/2
आर प्लस 2r मतलब r अपन 3r, लेकिन Q1 प्लस Q2 जैसे तू करेगा यहाँ पे Q1 प्लस Q2, यहाँ पे करना Q1 प्लस Q2 मतलब Q1 प्लस Q2 पहले का जो Q1 Q था और Q2 जो माइनस Q है, तो Q1 प्लस Q2 विच साइन रखा जाता है, तो Q और माइनस Q करेगा तो जीरो हो गया, मतलब Q माइनस Q यहाँ पे तो जीरो हो गया, मतलब Q1 डैश जीरो आया, यहाँ पर भी Q1 प्लस Q2 करेगा तो Q2 डैश भी जीरो आया, मतलब जीरो जीरो आ गया, इस पर भी चार जीरो, इस पर भी चार जीरो। अब काहे का फोर्स, जब न्यूट्रल बॉडी है तो काहे का फोर्स, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या इलेक्ट्रिक फोर्स बताना, आपको इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि बोथ बॉडीज आते हैं यहाँ पे लिख, सिंस बोथ bodies becomes neutral both bodies becomes neutral after touching समझ में आ रहा है, after touching, so net force नहीं यार, so no electric force acts, so no इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का यहाँ पे अस्तित्व ही खत्म हो गया। समझ में आ रहा ना? चलिए इसे नोट कीजिए और क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है ना? चल भाई शुरू हो जाए जल्दी फटाफट, चल तेरे को 1 मिनट का समय मिलता है इस सवाल के लिए, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना? ऐसा सवाल तूने किया है, बस ध्यान होगा तब ये सवाल बन जाएगा, लेकिन अगर दिमाग फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया इधर उधर समझ रहा है ना, तो नहीं बनेगा सवाल। जल्दी जल्दी फटाफट कर ले, कर 1 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगा तुझको, जल्दी कर ले मेरे भाई। हो गया कर लिया, पॉज करके 2 मिनट ले दे यार, मैं 1 मिनट ऐसे ही बोलता हूँ, वहाँ पॉज करके तू कर रहा है, कौन देखने जा रहा है तेरे को, देख रहा है भगवान, समझ रहा है ना, भगवान देख रहा है तेरे को। कर ले 2 मिनट ले ले, चल 2 मिनट ले दे, 5 मिनट ले दे यार, लेकिन सवाल अटेम्प्ट कर, 5 बार अटेम्प्ट कर, समझ रहा है ना, 5 बार पहले अपने से अटेम्प्ट कर, फिर टीचर से पूछ, अगर लग रहा है कि आ जाएगा तेरे को तो कर ले अटेम्प्ट, ठीक है ना? जल्दी कर ले। हो गया? करूँ मैं ना, अब करता हूँ, देख सोल्यूशन। 2 identical conducting spheres are given equal charges in one case, ठीक है, and opposite charges in another case, चलो दे देते हैं, having force F1 and F2 respectively, ठीक है। सॉल्यूशन करता हूँ यहाँ पे, जो सवाल बोल रहा है उसके अनुसार डायग्राम बनाओ, ठीक है ना? डायग्राम बनाओ, डायग्राम नहीं डायग्राम, समझ में आ रहा है ना? मतलब डायग्राम बनाने के बाद सवाल कैसा हो जाएगा, डायग्राम जैसा, समझ में आ रहा है ना? मतलब डायग्राम का हो जाएगा सवाल। वहीं 2 identical conducting spheres, कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब पहले समझ ले लाला, कंडक्टिंग स्फीयर्स का मतलब, कंडक्टिंग स्फीयर्स का मतलब, क्योंकि जब भी मैं ये पढ़ाता हूँ कंडक्टिंग स्फीयर्स के बारे में बताता हूँ भाई, क्योंकि कोई भूल गया तो इसका मतलब होता है चार्ज ऑन सरफेस, याद रखना, चार्ज ऑन सरफेस, मतलब ऐसा कंडक्टर जिसके सरफेस पे चार्ज होगा उसको बोला जाता है कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना? देखो यहाँ पे, अब सोल्यूशन देखो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका मतलब नहीं पता तो इस सवाल का आंसर आप तू देने वाला है सी, अब तू सी देगा आंसर तो समझ ले तू है क्या, समझ में आ रहा ना? चोमू है तू, चोमू, देख जा, इसका सी आंसर होगा ही नहीं। जो सी आंसर दे रहा हूँ ना वो सबसे बड़े चोमू है, जो सी आंसर दे रहे हैं वो सबसे बड़े चोमू है। सोचेंगे क्या भाई दोनों में तो फोर्स सेम ही लग रहा है, सीधी सी बात है, दोनों सेम डिस्टेंस पे है, क्या दिक्कत है? देखो यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल कंडक्टर है, स्फीयर्स है, दोनों में चार्ज मतलब सेम ही है, मतलब इस पर कुछ चार्ज, इसके सरफेस पे कुछ चार्ज होगा, ठीक है ना? फिर इसके कुछ सरफेस पे चार्ज होगा, ठीक है? अब देखो बोला 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स आर गिवन इक्वल चार्जेस इन वन केस, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज दिया गया, और बोला एंड अपोजिट चार्जेस इन अनदर केस, मतलब दूसरे केस में अपोजिट चार्ज दिया गया है, तो अपोजिट चार्ज दे दे भाई, आइडेंटिकल स्फीयर्स है दोनों, मतलब इस पर अगर प्लस दिया जा रहा है तो इस पर माइनस दिया जा रहा है, मतलब इस पर प्लस प्लस होगा अपना, तो चार्ज सरफेस पे होगा, समझ रहा है ना? तो इस पर माइनस माइनस होगा चार्ज सरफेस पे। केमिस्ट्री ऐसी फील नहीं आ रही है, ऐसे ऐसे बनाना, प्लस प्लस में न्यूक्लियस, समझ में आ रहा ना? ये समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे माइनस माइनस जैसे इलेक्ट्रॉन, थोड़ी केमिस्ट्री वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है ना? देखो यहाँ पे, अब देखो पहले केस में F1 फोर्स लग रहा है, पहला केस में कौन सा फोर्स लग रहा है? F1, तो F1 लगेगा तो रिपल्सिव लगेगा, सीधी सी बात है, इधर F1 इधर F1, लेकिन एक बात बता, जैसे रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना, तेरे को मैं बता दूँ यहाँ पे क्या होगा, चमत्कार होगा, और इसमें क्या होगा, F2 फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। अब इसमें भी जैसे F2 फोर्स लगेगा ना, F2 फोर्स, इसमें भी चमत्कार होगा। अब क्या होने वाला चमत्कार देख, ये है कंडक्टिंग स्फीयर, समझ में आना, मतलब चार्ज सरफेस पे होता है, जैसे यहाँ पे F1 फोर्स लगा, ये सर्टेन, देख एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया, सॉरी ये बताने के लिए बताया नहीं, लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन दिया है, इस इन्फॉर्मेशन ये है कि डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर इज नॉट लार्ज एज कम्पेयर टू डायमीटर ऑफ डायमीटर, मतलब ये जो डायमीटर है ना, इन दोनों का डिस्टेंस जो है ना बहुत छोटा है, थोड़ा दूर बना दिया हूँ, मैनेज करना, समझ में आ रहा ना? इन दोनों का डिस्टेंस जो है ना, इन दोनों का डिस्टेंस, ये मान ले R मानता हूँ, ये डिस्टेंस मान ले ये R मानता हूँ,
और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये दे दिया गया ना, इन्फॉर्मेशन ये दिया गया कि जो डी है ना ये बहुत बड़ा है भाई आर से, ये इन्फॉर्मेशन है, बड़ा है आर से, मतलब ये आर जो है ना बहुत छोटा है इसके कंपेयर में। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर इज नॉट लार्ज एज कंपेयर टू डायमीटर ऑफ द डायमीटर, मतलब डायमीटर ऑफ द स्फीयर, मतलब डायमीटर से जो है ना ये डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब ये डिस्टेंस डायमीटर बड़ा है, ये डायमीटर बड़ा है। डी फॉर क्या है यहाँ पे लिखता हूँ, डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर। अब इस बात को ध्यान रखना, ये कंडीशन होना बहुत जरूरी है, मतलब बहुत पास में, ये बहुत पास है, बहुत पास, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पे है। ये इन्फॉर्मेशन के अनुसार ये समझ ले, डायग्रामेटिकली जो बनाया गया उसको छोड़ दो, ये बहुत पास में है, ठीक है ना, बहुत पास में है। तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, बहुत पास में है, जैसे यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज है, प्लस प्लस चार्ज के चलते क्या होगा, रिपल्सन लगेगा, इसमें इधर रिपल्सन, इसमें इधर रिपल्सन, ये चार्जेस जो है ना घसक के चल जाते हैं इधर, ये चार्जेस जो है ना घसक के चल जाते हैं इधर, मतलब कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ये सारे चार्जेस इधर आ जाएंगे, ये सारे चार्जेस जो है ना एक दूसरे को धक्का मुक्की करके इधर आ जाएंगे, क्योंकि इस पर फोर्स लगा ना भाई। क्यों आया, रीजन क्या है, फोर्स लगा, रीजन क्या है, फोर्स लगा, F1 लगा इधर फोर्स, इधर भी F1 लगा फोर्स, इसके चलते आ गया। ये डिस्टेंस अपना R है, समझ में आ रहा ना, F1 फोर्स लगा, ये प्लस, ये भी प्लस, ये आ गया ना, ये इधर आ गया, इधर आ गया। मतलब ये क्या हुआ, अब डिस्टेंस जो था ना, अब पहले डिस्टेंस जो था, अब देखिए यहाँ पे R डिस्टेंस था, अब ये डिस्टेंस जो है ना R मतलब बढ़ के इतना हो गया, पहले इतना था, अब यहाँ से डिस्टेंस लेंगे, अब यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस हैं, पहले कहाँ से डिस्टेंस लेते थे, पहले इसके बीच में से डिस्टेंस लेते थे, क्योंकि सब चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे होगा, चार्ज है तो चार्ज तो फैला होगा सरफेस पे, सीधे पूरा कंडक्टिंग स्फीयर मतलब चार्ज सरफेस पे है। लेकिन अब क्या हुआ, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगने के चलते चार्ज इधर आ गया, चार्ज इधर आ गया, मतलब ये R था, तो ये जो R डैश होगा ना, मतलब R इंक्रीज कर गया, R इंक्रीज कर गया पहले में, तो R इंक्रीज कर गया, तो तू पढ़ा है ना कि जब भी R इंक्रीज किया तो तू पढ़ा है, यहाँ पे देखता हूँ, छोड़ दे, यहाँ पे नहीं, जब भी R इंक्रीज कर गया तो ये चीज़ पढ़ा ना, F इक्वल टू KQ² तो R इंक्रीज किया तो ये फोर्स डिक्रीज कर देगा, मतलब यहाँ से फोर्स डिक्रीज कर गया, मतलब F1 डिक्रीज कर गया, F1 डिक्रीज कर गया तो यहीं से आंसर आ गया, F1 डिक्रीज कर गया मतलब F1 कम होगा, बी नंबर आंसर। समझ में आ रहा है, लेकिन ये भी देख ले, ठीक है, अब ये भी देख ले, अब F2 इधर लगा, जब भी F2 इधर लगेगा, पास में लगेगा ना, तो क्या होगा, पास में लगेगा तो ये चार्जेज इधर आ जाएंगे, ये चार्जेज इधर आ जाएगा, तो पहले से जो डिस्टेंस था इतना वो डिक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज मतलब सॉरी डिस्टेंस डिक्रीज, दोनों के चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा, यहाँ से लेंगे डिस्टेंस, ठीक है ना, यहाँ से ये जो डिस्टेंस डिक्रीज हुआ, डिस्टेंस डिक्रीज तो फोर्स इंक्रीज हो गया, तो इनके बीच का F2 फोर्स है तो F2 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आंसर होगा। चल बना देता हूँ यहाँ पे, तेरी तसल्ली के लिए सब कुछ है मेरे भाई। यहाँ से नहीं बनेगा ना, यहाँ से बनेगा अब डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस बनेगा, मतलब यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, सरफेस पे ही है, और ये इधर माइनस आ जाएगा, ये भाई इधर माइनस आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब ये ऐसा नहीं आएगा कि प्लस माइनस फिर आके अट्रैक्ट करके यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा पास में बना दिया है, रुक इसे मिटाता हूँ। ये तो कहेगा सर यहाँ तो प्लस माइनस न्यूट्रल करके जीरो हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं सर, कुछ भी बोल रहे हैं। माइनस 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 माइनस, समझ में आ रहा ना। अब ये जो R था ना, R ये डिक्रीज कर गया, क्योंकि यहाँ से अब डिस्टेंस लेंगे, चार्जेस कहाँ पे, चार्जेस यहाँ पे है, समझ में आ रहा है, चार्जेस यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, चार्ज यहाँ पे, तो इसका चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है, तो पता है ना यार क्या होता है, चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है, यार क्या होता है, चार्ज का बीच का डिस्टेंस होता है, तो R डिक्रीज कर गया, R डिक्रीज कर गया, तो इसके अनुसार R जैसे कम हुआ फोर्स वैसे बढ़ गया, सही सी बात है, पता है फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब F2 बढ़ा, मतलब F2 बढ़ा मतलब F2 बड़ा होगा F1 से। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था ना, मतलब ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सोचने वाला है। मान लीजिए कंडक्टिंग स्फीयर आपको पढ़ा दिया गया, कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ा दिया गया, लेकिन उस पर सवाल नहीं कराया गया इस टाइप का, तो काहे का मजा भाई। चलो इसे नोट करो फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, ये क्वेश्चन जो है मैं कराया था आपको, लेकिन वो एक सिंपल मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल चार्ज के लिए इक्विलिब्रियम के लिए कराया था, लेकिन यहाँ पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सवाल बोल रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस Q का वैल्यू क्या होगा जिसके चलते सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। चलो जल्दी जल्दी फटाफट करो, इसे करो। कराया था स्क्वायर वाला सवाल, कराया था ऐसा स्क्वायर वाले में कैसे देखते थे वैसे इसमें देखेंगे। समझ में आ रहा है ना, कर लिया, करूँ ना मैं, देखो करता हूँ। देखो क्वेश्चन सीधा साधा है, सीधी सी बात है। सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है, मतलब हर एक चार्ज पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। डायग्राम को रिक्रिएट करते हैं। यहाँ पे ये अपना प्लस Q है, ये भी प्लस Q है, और ये प्लस Q है, और ये सेंटर पे ये स्मॉल q है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अब क्या करना है अपने को, इस पे नेट फोर्स जीरो करना है, इस पे भी नेट फोर्स जीरो करना है, इस पे भी नेट फोर्स जीरो करना है, इस पे भी नेट फोर्स जीरो करना है, मतलब सब पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तब जाके सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा।
तो आपको बताया था ना कि जब भी एक सिमेट्रिकल सिस्टम बने तो आप किसी एक पे नेट फोर्स जीरो कर दो। जैसे मैं स्क्वायर में करते थे, स्क्वायर में दिया था 4 चार्जेस दिए थे, एक पे नेट फोर्स जीरो करके हम इस क्यू का वैल्यू निकाल लेते थे। तो वैसे यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। किसी एक पे देख लेंगे तो यहाँ पे जो नेट फोर्स जीरो आएगा वहीं सेम नेट फोर्स यहाँ पे जीरो आएगा, वहीं सेम नेट फोर्स जीरो यहाँ पे आएगा। तो किसी एक पे देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक लगेगा फोर्स, इसके चलते इसके बीच में ये ए डिस्टेंस है, ये ए डिस्टेंस है, ये भी ए डिस्टेंस है। फोर्स आएगा और फोर्स का वैल्यू क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। इधर भी लगेगा एक फोर्स, वो कितना लगेगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए एक इसके चलते भी इधर एक फोर्स लगेगा, लेकिन क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, नहीं आ पाएगा ना। इसके चलते जो हम फोर्स इस प्लस क्यू पे लगाएंगे इधर, ये क्या करेगा, मतलब सारे फोर्सेस इसका भी फोर्स इसी लाइन ऑफ एक्शन पे आ जाएगा, नेट फोर्स कुछ निकल जाएगा। तो नेट फोर्स अपने को क्या करना है, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना है। मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम में लाने का मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स जो है ना, नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो होना चाहिए, तभी सिस्टम जाकर इक्विलिब्रियम में होगा। अब नेट फोर्स सिस्टम को जीरो करना है तो इस क्यू को निगेटिव होना ही पड़ेगा। ऐसा सवाल बहुत कराया आपको, तो क्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ कि क्यू मस्ट बी निगेटिव फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम को आप शांत करना चाहते हो, इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, किसी एक की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मतलब इसको निगेटिव बना देते हैं, ठीक है ना। अब इसको निगेटिव बना देंगे तो ये प्लस क्यू है, ये निगेटिव है, तो ये क्या होगा ना, इसके चलते भी एक रिस्ट्रक्शन फोर्स लगेगा इधर, जिसका वैल्यू होगा कुछ एफ डैश, ठीक है ना, एफ डैश। और इनका जो है एक, ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी अगर 60 डिग्री है, तो एक नेट फोर्स इधर आएगा √3F करके। आपको पता है ना कि जब भी दोनों फोर्सेस सेम होते हैं और 60 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रहे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट √3 टाइम्स ऑफ दैट फोर्स आता है, तो √3F हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये √3F इसी लाइन ऑफ एक्शन पे लगा, इसी लाइन ऑफ एक्शन पे एफ डैश, ये दोनों नेट फोर्स जीरो करेंगे यहाँ पे। तो लिख देंगे यहाँ पे हम कि यहाँ पे एफ डैश इज इक्वल टू √3F। अब इस एफ डैश का वैल्यू क्या होगा, एफ डैश का वैल्यू निकालना है। देखिए एफ डैश का वैल्यू है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, के ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस ये a/√3 हो जाएगा यहाँ पे। कैसे होगा भाई, पता होना चाहिए आपको कि जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंटर से लेकर वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है वो a/√3 होता है। मतलब साइड लेंथ /√3, साइड लेंथ /√3, ये सिंपल ज्योमेट्री आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा a/√3 का होल स्क्वायर, मतलब चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ठीक है ना, डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इज इक्वल टू, अब √3 टाइम्स ऑफ एफ कितना है, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब जस्ट कर देना है सोल्यूशन, आप आंसर पा लीजिएगा, ठीक है ना। आप सोल्यूशन कीजिए इसका। सोल्यूशन कैसे करूं, अब यहाँ से कुछ कटने वाला है क्या, हाँ कटा दो, के से के गया, कैपिटल क्यू से ये क्यू गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्यू स्मॉल क्यू बटे ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 3, ठीक है ना, ये 3 इधर चला गया ना, इज इक्वल टू ये हो गया √3 कैपिटल क्यू बटे ए स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी तो गया, ये भी तो गया √3 टाइम्स में, मतलब क्यू का वैल्यू क्या होगा, क्यू का वैल्यू आ गया कैपिटल क्यू बाई √3। बट ये आंसर नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए। आंसर क्यों ये नहीं होगा, क्योंकि हमने क्यू को निगेटिव माना है, क्यू को निगेटिव माना है। आंसर तो आपका आया ये, लेकिन कैलकुलेशन करते हैं मैंने, आंसर ये नहीं होगा। मैं क्या लिखा हूँ, ये आंसर नहीं होगा। ये आंसर क्या होगा आपका, आंसर जो होगा ना वो आंसर होगा क्यू इज इक्वल टू -q/3, -q/3, ये आंसर होने वाला आपका। सॉरी -q/√3 ना, -q/√3 ये आंसर आने वाला है। क्यों, क्योंकि क्यू को निगेटिव माना है तब जाकर सिस्टम इक्विलिब्रियम में आया, तो क्यू का निगेटिव आंसर आएगा। आया समझ आपको। चलिए नोट कीजिए जल्दी फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट देख डालिए, समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी फटाफट। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये सवाल जो है एनसीईआरटी का सवाल है, जल्दी फटाफट कीजिए, फास्ट कीजिए। कैलकुलेशन थोड़ा लगेगा। चलिए आपको देता हूँ 5 मिनट का समय, ठीक है ना। पॉज करके 5 मिनट में कीजिए इस सवाल को, ठीक है ना। 5 मिनट में करने के बाद जो आंसर आएगा उसको रट लेना है, बस रट लेना है, क्योंकि बाद में दोबारा करने का नौबत ना है, ठीक है ना। कर दिया आपने, कर लिया, पॉज करके कर लिया, 5 मिनट लगा ना आपको करने में, कर लिया ना तूने, किया कि नहीं किया। देखा सोल्यूशन देता हूँ, इसका सोल्यूशन देता हूँ, सोल्यूशन दे। जो सवाल बोल रहा है ना भाई, बोल रहा है कि एफ एंड एफ जी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली बिटवीन प्रोटॉन्स सिचुएटेड एट सर्टेन डिस्टेंस। चल 2 प्रोटॉन है, मान ले ये प्रोटॉन है 2, ये कुछ डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे, चल r डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। द रेशियो ऑफ Fe/Fg। आगे यार क्या सवाल है, सवाल आसान है, समझना आसान है, करना आसान नहीं है, ठीक है ना। 2 प्रोटॉन है, Fe का फॉर्मूला क्या होता है, K प्रोटॉन है भाई, तो चार्ज E होता है, तो Ke² बटे r² बटे Gm², दोनों का मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर बटे r², से r² मतलब Ke²। Fe क्या होगा,
Fe/Fg क्या आ गया, ke² बटे मास ऑफ प्रोटॉन का होल स्क्वायर, यही आया ना। अब इसका यूज करना है, आंसर लाना है। अब तो देख मैं बता रहा हूँ यहाँ पे Fe/Fg कर, जब भी Fe/Fg करेगा ना, जानता है आंसर कितना आएगा, आंसर आने वाला है तेरा, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन 10⁻36 आएगा, दो प्रोटॉन के बीच का इतना आंसर आने वाला है। अब तू कहेगा सर कैलकुलेशन करके बता दीजिए, कैलकुलेशन करूँगा ना बहुत समय लगेगा, ठीक है ना, ये कुछ चैलेंजिंग कैलकुलेशन है। अब देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, के का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 डाल देना, हो जाएगा, ठीक है ना। ई का जो वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, ठीक है ना, ये 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है ना, ये कूलम होता है ई का वैल्यू, ठीक है ना। जी का वैल्यू होता है 1.6 नहीं 1.67 नहीं 6.67 × 10⁻11 kg-1 मीटर क्यूब s-2, ठीक है ना, ये होता है। जी का वैल्यू हो गया। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, मास ऑफ प्रोटॉन ये भी डाल देना, आंसर आ जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन होता है अपना 1.67 × 10⁻24 kg, -24 kg नहीं -24 ग्राम, kg में लिखना है तो -27 kg, -27 kg, समझ में आ रहा ना, ये वैल्यू डालेगा, ठीक है ना, आंसर आएगा तेरा फटाफट से, ठीक है ना, क्योंकि जो दिया हुआ है इसमें मैंने चारों चीज़ करा दिया, ये आंसर डाल और आंसर डाल, 10⁻36 आएगा। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट नोट लिख, यहाँ पे नोट लिख, ऐसे मत लिख, ठीक है ना, यहाँ पे नोट करके मैं लिखा रहा हूँ, नोट करके इस पॉइंट को लिख। चल एक काम कर, मैं नेक्स्ट पेज में लिखाऊंगा नोट करके, ठीक है ना, इसे उतार, पहले इसे उतार, यहाँ पे खोज पूछ नहीं करूँगा, ठीक है ना, इसे उतार ले, इसे उतार ले, अब बस रट लेना है इस पॉइंट को, इसको रट लेना है, ठीक है ना, 10⁻36। चल उतार जल्दी फटाफट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, उसके बाद कूलम्ब्स लॉ का खात्मा करेंगे और कल से चालू करने वाले हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये समझ लेना, एनसीईआरटी का लाइन लिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया ना उसी को इंपॉर्टेंट पॉइंट में बदल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप ये बात बताओ कि आपको जब अभी बताया था कि जो दो प्रोटॉन के बीच में जो होता है ना फोर्स, देखा जाए मतलब Fe और Fg, मतलब Fe/Fg का रेशियो वो आ रहा था 10⁻36 टाइम्स। मतलब इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना वो बहुत बहुत बहुत, मतलब दो प्रोटॉन के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना 10⁻36 गुना ज़्यादा है, 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से। समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ उसी पॉइंट को कि हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था ये पॉइंट, हमने एक पॉइंट लिखा था, उस पॉइंट में क्या लिखा था, पॉइंट ये लिखा था, देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स वो जो होता है ना, इसका स्ट्रेंथ जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है, स्ट्रेंथ के बारे में, स्ट्रेंथ ताकत के बारे में। समझ में आ रहा है, ताकत के बारे में। अब इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। पहला, दो प्रोटॉन के बीच में देखते हैं, मतलब फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। जब भी दो प्रोटॉन के बीच में जब इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन किया गया ना, तो जानते हो क्या आता है, ये स्टेटमेंट निकल के आता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल force when kept at a certain distance, समझे मेरी बात को, समझे कि अगर कुछ डिस्टेंस पे अगर रखते हैं दो प्रोटॉन को, एक ये प्रोटॉन हो गया, इन दोनों को बीच में मान ले डिस्टेंस आ रही है, एक ये प्रोटॉन हो गया। अब इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स देखा जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव ऐसे लगेगा, ठीक है ना, कुछ इसका मास होगा, कुछ इसका मास होगा, समझ ले, इसका मास होगा, समझ, मास ऑफ प्रोटॉन मास होगा इसका, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो इधर लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो इधर लगेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि सेम चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा। अब इन दोनों में कंपेरिजन किया जाए तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ना वो 10⁻36 गुना, समझ ले कितना जीरो है उसमें, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ अरब खरब नील क्या क्या होता है, समझ में आ रहा ना, गिनते जाएगा कितना ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स कितना ज़्यादा मजबूत होता है, सोच सकता है ना कितना ज़्यादा मजबूत होता है, ये समझ गया आप। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। अब देख, अब ये तो दो प्रोटॉन के बीच में देखा, अब देख दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझ ले, सर्सन रीजन में आ सकता है, नीट में डायरेक्ट सवाल आ सकता है इससे। फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स,
दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का फोर्स देख, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन, इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे लिख, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स लिखना चाहिए था ना यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे तू समझ जाना, इसके लिए प्रोटॉन के लिए तो प्रोटॉन के लिए लिखा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज 10⁻42 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स GF। समझ में आ रहा है, GF से ग्रेविटेशनल फोर्स समझ, GF समझ में आ रहा है, मतलब जिसके पास GF होगी वीक होगा, समझ ले, GF है तो वीक है, सीधी बात है। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज 10⁻42 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस, व्हेन केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस पे रख ले, समझ में आ रहा ना, सर्टेन डिस्टेंस। मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन हुआ एक, ये अपना इलेक्ट्रॉन हुआ एक, इसका कुछ मास होगा, इसका कुछ मास होगा, ये कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, तो इसमें Fg तो लगेगा क्योंकि मास के चलते तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, सीधी बात है, क्योंकि मास की चीज़ें है ये। और यहाँ पे ये दोनों सेम नेचर का चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा जो रिपेल करेगा इधर। और इलेक्ट्रिक फोर्स और Fg में कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स और Fg में, तो ये 10⁻42 टाइम्स ज़्यादा होगा। मतलब इसको हम अगर रेशियो टर्म्स में लिखे तो ये ऐसे लिख सकते हैं, Fe/Fg बिटवीन टू प्रोटॉन्स के बीच में, समझ में, दो प्रोटॉन्स के बीच में, ये 10⁻36 होगा, ऐसे इसको लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि Fe/Fg दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में 10⁻42 टाइम्स होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आया ना समझ में तेरे को, आया समझ। अब देख तीसरा पॉइंट है कंपेयर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कंपेरिजन। समझ ले कि ये जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो, ये तीनों फंडामेंटल फोर्स होता है। फंडामेंटल फोर्स ये यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने तो नहीं पढ़ाया, तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, समझ में, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो, यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा नीचे करके लिखता हूँ, और क्योंकि सामने जाकर लड़ जाने वाला है इसी में, तो लड़ाऊंगा थोड़ी सी नंबर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और इसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसके बाद जो होता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये स्ट्रेंथ का अपना ऑर्डर होता है, ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। किस चीज़ का ऑर्डर है ये? स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ताकत का, औकात का ऑर्डर है। समझ में आ रहा है ना, मतलब ये तीनों को भिड़ाया जाए तो जीतेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि इसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना, न्यूक्लियाई में पढ़ना, समझ में, क्लास 12 न्यूक्लियाई में, इसी में समझ में आ रहा है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और वो मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में लगता है, प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। मतलब वो न्यूक्लियस के अंदर खेला खेलता है। मतलब उसी 10⁻⁻15 मीटर का रेंज जो है ना न्यूक्लियस का, जो उसका रेडियस है, उसी में खेलते रहता है, उसी में लगाता है। मतलब उसके चलते न्यूक्लियस स्टेबल है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ना रहे तो न्यूक्लियस बूम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है रिपल्सन भी तो लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लगा रहा है, मतलब अट्रैक्शन भी तो लगा रहा है ना, तो अपने तरफ खींच सकता है प्रोटॉन को। समझ में आया? चल देखें यहाँ पे, ये आया समझ में, लिखा है इतना तूने, चल इसे फटाफट नोट कर। आज के लिए बस इतना ही समझ ले। और इतना ज़्यादा आज पढ़ा दिया तेरे को, इतना ज़्यादा पढ़ा दिया कि आज तो लग रहा होगा कि सर बहुत हो गया, आप तो 55 मिनट्स के लेक्चर देते थे, आज थोड़ा मुझे लग रहा है 1 घंटा 15 मिनट से कम का लेक्चर नहीं जाएगा। सच बोल रहा हूँ ना, देख रहा होगा तू लेक्चर। आज बहुत खुशी हो रही है यार, बहुत खुशी हो रही है। आज मन नहीं कर रहा था लेक्चर देने का, लेकिन मैंने कैसे लेक्चर लिया मैं क्या बताऊँ तुझे। बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, माथा दर्द कर रहा था, ऊपर से पैर दर्द कर रहा था, लेकिन मैंने लेक्चर लिया। लेक्चर इसलिए लिया क्योंकि मैं सोच रहा था कि यार ये सब टेम्पोररी है पेन, समझ रहा है ना। परमानेंट क्या है? परमानेंट जो है कुछ नहीं है, सब टेम्पोररी है। लेकिन जब लेक्चर लेना चालू किया, जब पढ़ाना चालू किया ना, तो सारा पेन गायब हो गया मेरा। चल नोट कर ले, इसे नोट कर ले।